हेलो माय डियर लर्नर्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू करियर एजुकेशन हब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के 100% शॉर्ट क्वेश्चंस। सो ये 100% शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड लास्ट वीडियो पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वो वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1, एक्शन रिसर्च इज यूज्ड प्राइमरली टू इम्प्रूव अ गिवन सिचुएशन बाय अ प्रैक्टिशनर। आपसे एक्शन रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक्शन रिसर्च इज यूज्ड प्राइमरली टू इम्प्रूव अ गिवन सिचुएशन बाय अ प्रैक्टिशनर। सो यस, योर स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू, बिकॉज एक्शन रिसर्च क्या होता है फ्रेंड्स? एक्शन रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। लाइक एक्शन रिसर्च इज कॉल्ड अ पायलट स्टडी। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ टेस्ट करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें पनीर का टुकड़ा खा के देखते हैं, एक टेस्ट करके देखते हैं, एक अजम्पशन लगा के देखते हैं कि क्या वो पूरा सही है। एक जस्ट टेस्टिंग करना, एक जस्ट अजम्पशंस लगाना इज लाइक अ पायलट टेस्टिंग और द एक्शन रिसर्च। तो ये प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रैक्टिस करने के पर्पज से रिसर्च की जाती है। ये प्रॉपर हाइपोथेसिस वाली रिसर्च नहीं होती है। इसमें जस्ट हम अजम्पशन के बेसिस पे जो है टेस्ट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। Statement number 2, applied research is directed at exploring applicability of principles already established. Applied research means जिसका principle already established है, उसको हम certain situation में apply करके देखते हैं जो already established है। तो your statement number 1 is also right. So statement number 1 is also right and the 2 is also right. एक्शन रिसर्च में हम किसी भी सिचुएशन में प्रैक्टिस करके देखते हैं, उसको जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करके देखते हैं। एंड अप्लाइड रिसर्च जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जो प्रिंसिपल ऑलरेडी स्टैब्लिश है, सिर्फ एक सर्टेन सिचुएशन में उसको अप्लाई कर देते हैं, दैट इज द अप्लाइड रिसर्च। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement about antivirus software are called or correct? Option number A, problem files, programs are quarantined and can be automatically removed. Option number B, check all the files before being loaded or run. Option number C, use a database to identify potential risks. Option number D, use for data authenticity. तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए, प्रॉब्लम फाइल्स प्रोग्राम are quarantined and can be automatically removed. Yes, option number A is right. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी हमारे प्रोग्राम जो है क्वारंटाइड है, जो भी मतलब प्रॉब्लम है, या जो जो प्रोग्राम जो है क्वारंटाइड है हमारे, वो ऑटोमेटिकली जो है रिमूव हो जाते हैं डुप्लीकेट फाइल्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू। एंड चेक ऑल द फाइल्स बिफोर बीइंग लोडेड और रन। कोई भी इलीगल फाइल है या लीगल फाइल है, फाइल की ऑथेंटिसिटी को चेक करता है एंटीवायरस। चेक करने के बाद ही जो है वो लोड होती है एंड रन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन नंबर सी, यूज अ डेटाबेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। यस, डेटाबेस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का वर्क होता है रिस्क को जो है आइडेंटिफाई करना। तो कोई भी अगर रिस्क है कंप्यूटर में तो उसको आइडेंटिफाई करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी इज राइट, डी इज रॉन्ग। यूज्ड फॉर डेटा ऑथेंटिसिटी, नो, डेटा ऑथेंटिक है या नहीं, डेटा को नहीं चेक करता एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फाइल्स को चेक करता है कि अगर उसमें कोई रिस्क है रिलेटेड टू द फाइल्स, रिलेटेड टू द कंप्यूटर एरर, उसको आइडेंटिफाई करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज नॉट रिलेटेड टू द डेटा ऑथेंटिसिटी। सो ऑप्शन नंबर ए बी सी इज द राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following are e-learning platform? E-learning is electronic platform. So आपके पास ना ऑप्शन है स्वयं, परक, स्वयं प्रभा, दीक्षा एंड द मूव। सो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था स्वयं प्रभा में
मूक के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। स्वयं जो है वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एंड द स्वयं प्रभा इज ऑल्सो अ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वयं एंड द स्वयं प्रभा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड मूक, मूक मीन्स मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो स्वयं जो है मूक को होस्ट करता है, स्वयं होस्ट करता है मूक को। दैट मीन्स कि स्वयं एक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्वयं। स्वयं प्रभा में जिसमें टीवी चैनल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को जो है कंटेंट एंड द कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। स्वयं प्रभा में अभी रिसेंटली 34 डीटीएच चैनल्स हैं। सो फ्रेंड्स, सो आपका आंसर होगा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है? स्वयं, स्वयं प्रभा एंड द मूक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। What is the anti-spyware software? Option number one, check files before they are loaded on a computer. Option number two, it detects and removes program installed illegally on a user's computer system. Option number three, makes the files non-readable. And option number four, manage the data traffic. So friends, anti-spyware software का meaning क्या होता है? Anti-spyware software is a type of software that is designed to detect and remove unwanted spyware program। जो malware है, malicious जो things है, जो भी अनवांटेड थिंग्स हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे कंप्यूटर में हो रही है, उसको जो है डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का मीन्स क्या होता है? स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, मालिशियस ऐप है ये, that is installed on a computer without the user knowledge in order to collect information about them। ये मालवेयर है, मालिशियस थिंग्स है। स्पाईवेयर बिना यूजर की नॉलेज के, बिना डेटा को जो है कलेक्ट करता है, बिना यूजर को बताए हुए किसी भी डेटा को इलीगल तरीके से जो है लेता है। तो ये होता है हमारा एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का वर्क होता है। ये डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है प्रोग्राम, इंस्टॉल्ड इलीगल प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, उसको डिटेक्ट और द रिमूव करने का वर्क करता है, एंड रिस्क को जो है वो कम करता है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। तो ये एक मालिशियस मालवेयर है जो इलीगल तरीके से नॉलेज हमारी कलेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर से। तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी फाइल्स एंड प्रोग्राम को जो है रिमूव कर सकते हैं। जो इलीगल चीज हो रही है कंप्यूटर में, उसको जो है डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन नंबर टू इज राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? सो फ्रेंड्स, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो दीक्षा जो है एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है नॉलेज शेयर किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो फुल फॉर्म ऑफ द दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन नंबर वन इज राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो फ्रेंड्स, ये फालिसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में एक आता है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द पॉलिसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन, सो आपको ये एक सेंटेंस दिया गया है, सिंस यू आर योरसेल्फ अ मीट ईटर यू हैव नो राइट टू ऑब्जेक्ट टू माय हंटिंग एनिमल्स और फॉर स्पोर्ट्स। यहाँ पे आपको पॉलिसी आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको हिंदी में भी दे दिया है। क्योंकि आप खुद मांस खाने वाले हैं, आपको खेल के लिए मेरे शिकार जानवरों पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी होगी, आर्ग्यूमेंट एड होमियम पॉलिसी होगी। आर्ग्यूमेंट एड होमियम का मीन्स होता है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्लास में अगर आपको टीचर बोलता है कि आप, या आपको कोई फ्रेंड बोलता है कि आपके पास तो ये नहीं है, दैट मीन्स कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या आपके पास वो स्किल है। दैट मीन्स कि जो आपके पास नहीं है वो आप मुझसे पूछ रहे हो, तो वो होती है एड होमियम पॉलिसी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप खुद मांस खाते हैं, तो आपको मेरे खेल के लिए, आपको खेल के लिए मेरे शिकार जानवरों पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप खुद भी मांस खाते हैं और
फिर आप भी मेरे ऊपर आपत्ति कर रहे हैं कि मैं शिकार ना करूं एनिमल्स का। मतलब यहाँ पर किसी पर्सन के कैरेक्टर पर उंगली उठाना, किसी पर्सन के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना, वो पॉलिसी होती है आर्गुमेंट एड होमियम। मतलब आप खुद मांस खाते हैं और बोल रहे हैं कि मैं शिकार ना करूं, तो ये पॉलिसी होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, आर्गुमेंट एड होमियम। वो बोलते हैं ना हम, आपके पास नहीं है, आप अपने ग्रेवन में झांक के देखिए। दैट मीन्स कि वो भी इसी तरीके से बोल रहे हैं कि आप खुद तो मांस खाते हैं और हमें बोल रहे हैं कि शिकार करने का कोई अधिकार नहीं है। दैट मीन्स कि कैरेक्टर पर उंगली उठाना, आर्गुमेंट एड होमियम। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। Question number 7. United Nations Environmental Program was the result of deliberating held during. So friends, United Nations Environmental Development Program जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस जो कि स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में। तो 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, स्टॉकहोम में ये कन्वेंशन हुई थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, was the first world conference to make the environment a major issue. The participants adopted a series of principles for sound management of the environment, including Stockholm Declaration, जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट पे हुई थी 1972 में। सो इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following state has maximum installed wind power as per MNRE लेटेस्ट रिपोर्ट? तो MNRE लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जिसकी मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? तो वो जो है हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु इज द वन लार्जेस्ट स्टेट हैव अ मैक्सिमम विंड इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। तो तमिलनाडु हमारा आंसर होगा। So option number 4 is right. Question number 9. So air pollutant nitrous oxide is a combination of NOx. किसका combination है? So friends, पहले हम देख लेते हैं what is NOx. So NOx means nitric oxide is a chemical compound of nitrous oxide, एक chemical compound है जो मिलकर बना है ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन से। नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन होते हैं, which is formed by this reacting with each other during combustion at high temperatures, mainly combustion of fuels such as oil, diesel, gas, organic material. Nitrous oxide is common name for the nitrogen oxide NO and the NO2। तो इसका जो कॉमन नेम है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। किसका कॉम्बिनेशन है ये? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। Which one of the following, question number 10, which one of the following Millennium Development Goal is about ensuring environmental sustainability? So friends, Millennium Development Goal and the Sustainable Development Goal is very important for your syllabus. Millennium Development Goal अपने existence में आए थे 2000 में establish हुआ था Millennium Development Goal। Millennium Development Goal में 8 गोल हैं। इसका जो टारगेट था सभी नेशंस को अचीव करना था 2015 तक। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल के टारगेट को अचीव करना है सभी नेशंस को 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपसे पूछा गया है इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं। इसमें 8 गोल हैं 2015 तक सभी नेशंस। ये जो गोल हैं ये आए थे 2000 में। इन सारी कंट्रीज को इसको अचीव करना था 2015 तक। तो टोटल 8 गोल है। फर्स्ट गोल ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इज eradicate extreme poverty and the hunger, then achieve universal primary education, promote gender and the equity, then child mortality, maternal health, HIV/AIDS, ensure environmental sustainability, then develop a global
पार्टनरशिप। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है गोल नंबर 7। तो टोटल 7 गोल्स हैं। सो आपका ये जो गोल है गोल नंबर 1 है, गोल नंबर 2 ये जो है आपका गोल नंबर 7 है, गोल नंबर 8, 3, 4, 5, देन 6। सो ये आपका जो सर्कल है वो इस तरीके से है, यहाँ से स्टार्ट होके आपको ऐसे मूव कर। Okay. So goal number 7 is ensure environmental sustainability. Last goal of the Millennium Development Goal is develop a global partnership for development. Question number 11. In which level of teaching seeing of relationship is promoted as an objective? So जो मेरे लर्नर है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड द ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल को बहुत बार डिस्कस किया है टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर में। तो मेमोरी लेवल जहाँ पर स्टूडेंट जो है क्रैमिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट को जो है रिलेशनशिप आती है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो सीइंग अ रिलेशनशिप जो है रिलेशन कैसे रिलेशन मेंटेन करता है इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल में। रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर्स का रोल कम होता है, स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, टीचर जो है ओनली गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल जो मॉरिसल बेगी ने दिया है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में स्टूडेंट खुद सिचुएशन के हिसाब से सीखता है, इसमें टीचर का रोल नहीं होता है। मेमोरी लेवल में टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट जो है पैसिव होता है, स्टूडेंट ओनली रोट लर्निंग करता है। तो रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, रिलेशन बनाता है, एक कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है। रिलेशन का मीनिंग है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 का। इनपुट। सो फ्रेंड्स हमारे पास 2 डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस एंड द आउटपुट डिवाइस। जब हम किस अपने कंप्यूटर में इनपुट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर के अंदर कोई फंक्शंस को रन कर रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस होती है। जब हम अपने कंप्यूटर के बाहर किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो इनपुट माउस क्या है आपका, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। मेमोरी, मेमोरी क्या होगा, कैश, कैश हमारी एक मेमोरी है। सॉफ्टवेयर, पाइथन इज ए सॉफ्टवेयर। तो ये आपको सीक्वेंस नहीं लगाना था, एज इट इज सीक्वेंस में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13। A firewall is a software tool that protect। Firewall एक सॉफ्टवेयर टूल है जो क्या प्रोटेक्ट करता है। Firewall is a software tool that protect कंप्यूटर सर्वर। फायरवॉल जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो कंप्यूटर के सर्वर को प्रोटेक्ट करता है, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है एंड कंप्यूटर में अनऑथोराइज्ड थ्रेट जो है उसको जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो फायरवॉल इज अवर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कि कंप्यूटर में अनऑथोराइज अनवांटेड जो चीजें होती है, प्रोग्राम्स रन करते हैं, सर्वर और नेटवर्क को उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है फायरवॉल। तो आंसर क्या होगा, किसको प्रोटेक्ट करता है, सर्वर को प्रोटेक्ट करता है, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है एंड द इंडिविजुअल कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फायर वॉल दिया है तो इसका आप ये मत जज करना कि फायर आंसर होगा। सो ऑब्वियसली आप कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। सर्वर को प्रोटेक्ट करता है, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है एंड द इंडिविजुअल कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। एंड अगर आपको कुछ क्वेरी आती है तो आप मुझे टेलीग्राम लिंक में आने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, आप टेलीग्राम लिंक ओपन करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो टेलीग्राम लिंक पर भी मैं आपको ये पीडीएफ एंड द नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 14।
Which of the following devices allows a user to copy an external document and save it in electronic form onto a computer? So, friends, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस अलाउस अ यूजर टू कॉपी एन एक्सटर्नल। आप अपने एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में किससे स्कैन करते हैं? स्कैनर के थ्रू। स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की कॉपी कंप्यूटर में कैसे सेव करते हैं? स्कैनर के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। Question number 15. Which of the following is correct with respect to the size of the storage unit? So, storage unit आपको दी गई है, आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है। So, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टोरेज यूनिट। फ्रेंड्स, पहले क्या होती है? बिट। बिट के बाद निबल। निबल 1 बिट बराबर 4 बाइट। 4 बिट निबल एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। किलोबाइट, पहले आता है किलोबाइट, फर्स्ट केबी, सेकंड एमबी, थर्ड गीगाबाइट, देन टेराबाइट, पेटाबाइट, देन जेटाबाइट, देन हेक्साबाइट, देन योटाबाइट। तो ये मैंने सीक्वेंस में आपको ये डायग्राम दे दिया है। तो ये सीक्वेंस जो है एग्जाम में पूछा जाता है आईसीटी के क्वेश्चन से। सो ये आप लर्न कर लेना। सो मैं आपको एक शॉर्टकट भी दे देती हूँ। के एम जी टी पी ई देन जे देन वाई। केम जी टी क्या आता है? किलोबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अब टेराबाइट के बाद आता है आपका पेटाबाइट। देन अब एक्स वाई जेड के सीक्वेंस में कैसे लोगे? ई मतलब एक्स, देन जेड, जेटाबाइट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो आपको ये सीरीज में क्वेश्चन दिए हैं। इन दिस सीरीज आपको जो है सीरीज को सीक्वेंस में लगाना है। सो व्हाट विल कम आफ्टर द पी? तो बी सी डी कितने का गैप है इसमें? +1। देन बीच में कितने का गैप है? बी मीन्स 2, डी मीन्स 4, दोनों में 1 का गैप है। डी ई एफ जी एच +3 का गैप है डी एंड द एच में। अब एच आई जे +1 का गैप है। जे के एल एम एन +3 का गैप है। देन एन ओ पी। देन अब हमको 3 का गैप फाइंड आउट करना है। पी क्यू आर एस टी। सो आंसर नंबर कौन सा होगा आपका? पी, देन क्यू आर एस, देन टी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17 assertion reason के क्वेश्चन है। A research question should have some connection with an existing theory of research. So आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में a research question should have some connection with an existing theory of research. The research question formulated should be. So option number first is true. A research question should have some connection with an existing. So रिसर्च के जो क्वेश्चन होते हैं तो थ्योरी से तो उनका कनेक्शन होता ही है रिसर्च में, एग्जिस्टिंग रिसर्च में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, असर्शन इज राइट। रिसर्च रीजन में पूछा गया है द रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड शुड बी आइदर टू ब्रॉड और टू नैरो। सो रिसर्च क्वेश्चन जो है आइदर टू ब्रॉड, या तो नैरो या तो नहीं होगा, या की कंडीशन नहीं होगी। मतलब में या तो मतलब आइदर यूज नहीं करेंगे, या तो ब्रॉड होगा नैरो होगा, कोई भी वन होगा। आइदर और का यूज हम इसमें रिसर्च में नहीं करेंगे। सो रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18 A research question should have some connection with an existing theory of research. The research question formulated should be either to broad or to narrow. So research question, either to broad या तो narrow या तो नहीं होगा, या की कंडीशन नहीं होगी। मतलब में या तो मतलब आइदर यूज नहीं करेंगे, या तो ब्रॉड होगा, नैरो होगा, कोई भी वन होगा। आइदर और का यूज हम इसमें रिसर्च में नहीं करेंगे। सो रीजन इज फॉल्स।
क्वालिटेटिव रिसर्च इज एम्पिरिस्टिक एंड सब्जेक्टिव। यस, क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें आउटकम एक्यूरेट नहीं होता, अजम्पशन एंड बिलीफ के बेसिस पे हम थ्योरी को डिफाइन करते हैं। तो अजम्पशन एंड बिलीफ के बेसिस पे क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज अ हायर लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी टू जनरलाइजिंग द finding. Quantitative research like descriptive research, experimental research, that means कि पॉसिबिलिटी होती है फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने की, हाइपोथेसिस को जनरलाइज करने की। सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, in which of the following formats chapter scheme of the document has to be formally approved by a research degree committee? जब आप पीएचडी करते हैं तो एक रिसर्च डिग्री कमिटी होती है जो आपके थीसिस और डिसर्टेशन को जो है फॉर्मली अप्रूव करती है। तो डॉक्यूमेंट्स, हमारी जो रिसर्च की कमिटी होती है, पीएचडी एक डिग्री प्रोग्राम होता है, एक डिग्री होती है, रिसर्च की डिग्री को, हमारे थीसिस को अप्रूव करती है रिसर्च डिग्री कमिटी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। Question number 20. So this is the last question. The Act of Incorporation passed by Lord Canning in February 1857 provide for the establishment of which of the following universities? So friends, Lord Canning के टाइम में फरवरी 1957 में किस यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया था? So friends, 1857 1857 में 3 यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, कलकत्ता, बॉम्बे एंड द दिल्ली, सॉरी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड द मद्रास। सो ए सी डी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, दिल्ली इसमें नहीं होगा, सो ऑप्शन होगा कलकत्ता, बॉम्बे एंड द मद्रास। सो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग फरवरी 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया था, कलकत्ता, बॉम्बे एंड द मद्रास। सो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है। अभी आपसे ईयर दे दिया गया है, यूनिवर्सिटीज के नेम पूछे गए हैं, देन आफ्टर दैट कभी कभी क्वेश्चन को इस तरीके से जो है ट्विस्ट कर दिया जाता है, आपसे ईयर पूछ दिया जाएगा। कलकत्ता, बॉम्बे एंड द मद्रास कब एस्टेब्लिश हुए थे यूनिवर्सिटीज? तो 1857 में। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किए शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एंड नोट्स एंड द पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दी है, लिंक जो है आप ज्वाइन कर लें। एंड पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है एमसीक्यू सीरीज का, तो पार्ट नंबर 1 वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप उसको जो है देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ क्वेरी आती है तो पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।